तो अगर वो कंपनी छोड़ जाता है तो फिर अगर वर्कर की तादाद सेम है तो दूसरा वहां पर फिर ले सकता है। और अगर उसी कंपनी में F2 किसी ने E7 से F2 करा लिया है और दूसरा लड़का लेना चाहता है, चाहे उसकी कैटेगरी भी तब्दील हो गई है, तो पूरी सनद में जो लोग काम करते हैं उस सनद में। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 से E7 वीज़ा कराते हैं वो उस वीज़े में एक कंपनी में कितने लड़के ले सकते हैं, या अगर किसी लड़के ने E7 लिया हुआ है तो दूसरा उस कंपनी में किस तरह ले सकता है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखें कि आज के दौर में जो नॉलेज होता है वो बहुत बड़ी पावर समझा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में नॉलेज इज़ अ वेल्थ। जिस तरह हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, इसी तरह नॉलेज भी आपके लिए वेल्थ उस वक्त साबित हो सकता है कि जब आपके पास सही नॉलेज होगा तो आप उसी की बदौलत जब आगे बढ़ेंगे तो वही नॉलेज आपको आगे जिंदगी में जो पैसे कमाने का मौका देगा उसी को आप लोग वेल्थ भी कहते हैं। जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो उसको उस काम करने के लिए जो उसे सही सिमत का पता जब चल जाए तो उस बंदे का जो काम होता है वो आधे का आधा उसी जगह पर काम खत्म हो जाता है। इसलिए कोरिया में E9 से E7 वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि हमें सही सिमत का पता हो और ठीक नॉलेज का इल्म हो। तो इस इंफॉर्मेशन के दौर में हम अपनी तरफ से जो हिसाब किताब अब चल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के दौर में मैं अपनी तरफ से जो भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपको एक सही सिमत का पता चले और सही डायरेक्शन का आपको पता चले और उससे आपके मसले हल हों और यहाँ पर आप अपना वीज़ा तब्दील करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मेरी हर वीडियो का मकसद खास तौर पर आप लोगों में हर चीज़ की अवेयरनेस पैदा करना है। आप कोरिया में किसी भी फील्ड में हैं या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपको E7 वीज़ा लेने के लिए आपके कम अज कम 52 पॉइंट हो तो आप E7 वीज़ा के लिए अप्लाई करने के अहल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती है उसी तरह डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की भी तरफ से होती है कि कौन सी कंपनी अपने E9 वर्कर को E7 वीज़ा दे सकती है या नहीं दे सकती। तो दोनों सूरतों में देकर कंपनी के वर्कर भी देखे जाते हैं, लोगों की तनख्वाहें भी देखी जाती है, इस कंपनी में कितने लोगों ने लिया है, तो फिर कहीं जाकर एक E7 वीज़ा लेने वाला बंदा लेने का अहल होता है। अब 2022 के रूल के मुताबिक जो 3 किस्म की मुख्तलिफ सन्नतें हैं जिनमें आप लोग E9 से E7 वीज़ा करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, उसके बाद फिशिंग आ जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है और उसके बाद एग्रीकल्चर का काम आ जाता है। यानी कि इन 4 फील्ड्स में कोरिया में लोग E9 वर्क वीज़े पर आते हैं और इन्हीं फील्ड्स में भी आप E9 से E7 जो वीज़ा कराते हैं वो इन्हीं फील्ड में ही करा सकते हैं। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी आगे 2 शाखें हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे खास तौर पर छेजुब कहा जाता है। आगे जो छेजुब होता है, छेजुब की भी आगे 2 शाखें होती है, जिसे एक इल्बन छेजुब कहते हैं और दूसरा उससे पूरी सनब कहते हैं। अब पूरी सनब में भी और इल्बन छेजुब जिसे कहते हैं उस दोनों में भी लेने का जो जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी मुख्तलिफ होता है। अब जो इल्बन छेजुब होती है उसमें अगर आप 10 से 49 तक कोरियन वर्कर हों तो वहां पर एक बंदा ले सकता है, और अगर 50 से 150 के करीब हों तो फिर 2 बंदे ले सकते हैं, और अगर 150 से लेकर 200-300 तक लोग हों तो वहां पर 3 लोग ले सकते हैं, और अगर 300 से लेकर 500 तक लोग काम करने वाले कोरियन हो तो वहां पर 4 जो लोग हैं वो E7 लेने के अहल होते हैं। पहले दौर में जब आप लोग E7 लेते थे वो 1 साल के बाद F27 में जा सकते थे, लेकिन ये गुज़श्ता 2 साल से इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब E7-4 वाला जो स्किल्ड वर्कर होता है वो आगे किसी दूसरे वीज़े में F27 में नहीं जाएगा। अगर वो 5 साल इसी वीज़े के ऊपर मुसलसल काम करता है तो और उसकी सैलरी वगैरह भी अच्छी बनती है और बैंक में सेविंग है तो फिर ये 5 सालों के बाद F299 में जा सकता है।
उसके बाद जो दूसरा इसका है वो दूसरी पूरी सनब आ जाती है पूरी हंगुमल में। पूरी कहते हैं, ये रूट्स को कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में से जड़ कहते हैं। इनके मेन जो टेक्निकल काम होता है ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी कंपनी में 5 वर्कर से लेकर 9 तक है तो वहां पर एक बंदा, और अगर 10 से लेकर 29 तक है तो 2 लोग, और अगर 30 से लेकर 49 तक हैं तो 3 लोग, और अगर 50 से 95 तक हैं तो फिर 4 लोग, और अगर 100 से लेकर 100 से ऊपर है तो फिर वहां पर 5 लोग E9 से E7 वीजा अपना करवा सकते हैं। इसकी जो शराइत होती है, जो जिस कंपनी की जो आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, हर कंपनी का एक अपना रूल होता है। वहां पर जो लोग ये वीजे के लिए अप्लाई करते हैं और ये जो बंदों की तादाद देखी जाती है, तो वो कंपनी में एक होता है खोयंगबोम गाइबचा, उसे देखा जाता है। उसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन लोगों की कोरिया में खोयंगबूम ओपन होती है, और कंपनी का जो मालिक होता है वो खोयंगबूम देता है, उसमें से कुछ % बंदा भी देता है। मोस्टली फॉरेन की भी होती है, लेकिन खोयंगबूम के उस पेपर में वही लोग शामिल होंगे जिन्हें उस कंपनी में काम करते हुए कम से कम 2 से 3 महीने होंगे। तो इसके एक पेपर इसके जरिए पता चलता है, और एक होता है खोयंगबोम गाइबचा म्योंगबो। तो इन 2 पेपर के जरिए पता चल जाता है कि इस कंपनी में कितने वर्कर्स हैं। जब भी पूरी सनब वाला या इल्बन शजब वाला वीजा अप्लाई करता है तो ये दोनों पेपर वहां अप्लाई करते हुए लाजमी तौर पर देने पड़ते हैं। अब उसके बाद ये पूरी सनब भी होगी, इल्बन भी होगी। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें लोगों की तादाद कम और कंपनी की जो आमदनी होती है उसको ज्यादा तौर पर मद्देनजर रखा जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी की 50 ओक से आमदनी ज्यादा है, यानी कि टोटल आमदनी जो ज्यादा है, मिसाल के तौर पर 10 करोड़ वान का 1 ओक बनता है तो वहां पर 1 बंदा, और अगर किसी की 3 ओक तक उसकी जो कंपनी का बिजनेस है वो जाता है तो वहां पर 2 बंदे, और अगर 5 ओक तक जाता है तो फिर 3 बंदे, और अगर 7 ओक से भी ऊपर चला जाता है तो उस कंस्ट्रक्शन में 4 लोग एक कंपनी में वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़राअत और जो फिशिंग है, दोनों का सेम रूल है कि अगर उस ज़राअत और फिशिंग में अगर वहां पर 9 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर 1 बंदा, और अगर 29 तक लोग हैं तो वहां पर 2 लोग, और 30 और अगर इसके अलावा 30 से ऊपर लोग हैं तो वहां पर 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिशिंग में और ज़राअत में ये बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो कंपनियां होती हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा वर्कर्स को नहीं देती, और उसमें वो लोग ज्यादा तौर पर वीजा लेते हैं जो कमिटेड वर्कर होते हैं, जो कंपनी वगैरह तब्दील नहीं करती, तो उन लोगों का 52 पॉइंट के ऊपर वीजा लग जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन कंपनीज में वर्कर 5 से कम है, अगर वो पूरी सनब है या 6 जॉब है या दूसरी है, तो वहां पर कैसे वीजा ले सकते हैं। तो उसका यही है कि अगर कंपनी में 5 से भी वर्कर कम है तो फिर भी वहां पर अगर 1 कोरियन है या 1 फॉरेनर है या 2 कोरियन या 2 फॉरेनर हैं तो फिर भी उस कंपनी में 1 बंदा लाजमी तौर पर वीजा लेने का अहल होता है। वो उस मोस्टली तौर पर वही लोग वहां पर वीजा लेते हैं जो कमिटेड वर्कर होते हैं, जो खोयंगबूम से जो छोचर सो बनता है वो उसी के ब्याह पर करते हैं, तो वहां पर ले लेते हैं। और उसके बाद अगर एक कंपनी में E7 लड़के ने ले लिया है तो अगर वो कंपनी छोड़ जाता है तो फिर अगर वर्कर की तादाद सेम तो दूसरा वहां पर फिर ले सकता है। और अगर उसी कंपनी में F2 किसी ने E7 से F2 करा लिया है और दूसरा लड़का लेना चाहता है, चाहे उसकी कैटेगरी भी तब्दील हो गई है, तो पूरी सनब में जो लोग काम करते हैं उस सनब में दूसरा बंदा भी ले सकता है। कोरिया में एक ऐसा वाकया हुआ है, इन लोगों को मैं जानता भी हूँ, वहां भी दूसरे लड़के ने स्पेशल कोटे में अप्लाई किया था जबकि उसके वर्कर 9 थे और एक बंदे ने ऑलरेडी पहले लिया हुआ था, फिर वो F27 में चला गया था तो दूसरे बंदे ने भी वहां पर ले लिया। जबकि जो इल्बन 6 जो है वहां पर एक बंदे ने लिया हुआ था और उसके जो वर्कर की तादाद थी वो भी उसकी जो पहले हिसाब से थी वो पूरी थी, और लड़के ने भी F27 करा दिया था। जब दूसरा लड़का अप्लाई करने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने उस दूसरे लड़के को E7 नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो कोरियन लोग हैं वो आपकी कंपनी में बिल्कुल सेम लगे हुए हैं, और जिसने E7 से
F27 कराया था तो वो भी अभी तक आपकी कंपनी में है, तो लिहाजा आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जब आप इसका जब इस तरह का आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन जब आती है तो अपनी सूरत हाल देखकर फिर आप आगे डॉक्यूमेंटेशन करके अपने वीजे को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इन चीजों को समझने में आसानी होगी। और इसी तरह जो इसके बारे में अगर आपको मजीद मालूमात लेनी है तो आप इमिग्रेशन कॉल करके उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं कि आया इस तरह क्या मुमकिन है या नहीं है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप दोस्तों तक लाजमी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे दोस्त हैं जो लोगों में रुझान E7 लेने का बढ़ रहा है। तो फिर जब लोग लेने की कोशिश करते हैं तो अगर किसी ने पहले लिया होता है या कंपनी में वर्कर की तादाद कम होती है तो फिर उन लोगों को इस मामले में दुश्वारी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात आपके लिए मुफीद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और वाकई आप E7 वीजा लेने के लिए इंटरेस्टिंग है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं गाहे बगाहे E7 के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।